हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 87th लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए वीडियो को पॉज करते हुए और तब इसका आप आंसर बतलाइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम कंपनी के नाम दी गई है, ठीक है ना। तो बाकी सब तो सही मैच है। यानी बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की अगर बात करें तो रामपुर, नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है और HCL खेतड़ी में है। बट अगर हिंडाल्को की बात करते हैं तो ये पिपरी में नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है रेणुकूट, वहाँ सिचुएटेड है हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में एल्यूमिनियम कंपनी है और सूची 2 में वे किस स्थान पर सिचुएटेड है तो वो आप लोगों को बतलाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो ये कोरबा जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वहाँ है। हिंडाल्को अभी मैं जस्ट बताई उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में है। इंडियन एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो हीराकुड में है तथा अगर नेल्को की हम लोग बात करें तो वो कोरापुट जो उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है वहाँ पाया जाता है। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यानी भारी इंजीनियरिंग उद्योग की अगर बात करते हैं तो वे रांची में है, मशीन औजार पिंजौर में, एल्यूमिनियम रेणुकूट में तथा उर्वरक सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए परियोजना और कंपनी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्योंकि ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है कि जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है वे रिलेटेड है भारतीय इस्पात प्राधिकरण कंपनी से। यह बात बिल्कुल गलत है। ये टाटा स्टील से रिलेटेड है जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र। बाकी सब यहाँ पर सही हैं। तो आप सही वाला खुद ही देख लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर मैं सही वाला भी आप लोगों को बतलाऊँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में हस्तशिल्प केंद्र हैं और किस राज्य में वे सिचुएटेड हैं तो ये आप लोगों को बतलाना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि मोन हस्तशिल्प केंद्र की बात करें तो ये नागालैंड में है, नलबाड़ी असम में, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तथा तुरा मेघालय में। नेक्स्ट 6th नंबर, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी काकीनाडा स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किसके लिए फेमस है तो बायोडीजल संयंत्र के लिए। डुंडीगुल जो है वो भारतीय वायुसेना एकेडमी के लिए। मडगांव की अगर हम लोग बात करें तो ये स्काईबस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा के लिए। तथा अगर बात करते हैं भद्राचलम की तो यह फेमस है ITC कागज बोर्ड इकाई के लिए। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर आंवला केंद्र की बात करें तो वो किस उद्योग के लिए फेमस है तो उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए। मोदी नगर रबर के लिए, बारबांकी पॉलीफाइबर के लिए तथा कानपुर विस्फोटक के लिए। तो चलिए 8th नंबर यहाँ पर कह रहा है कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर बात करते हैं जरी के बटुए की तो ये भोपाल के में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। जरी के बटुए का निर्माण किया जाता है। भैरवगढ़ के प्रिंट की बात करते हैं तो उज्जैन में। बाग की हस्तशिल्प जिसे हैंडीक्राफ्ट करते हैं तो ये धार में तथा चंदेरी की साड़ियाँ मुख्यतः फेमस हैं अशोकनगर की। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी मैं जस्ट इसे क्लियर आउट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर 9th नंबर में एसर्शन और रीजन आपका दिया हुआ है, कथन और कारण। तो बतलाइए इसका करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं तथा
कथन कारण का सही पुष्टि भी कर रहा है। तो कथन है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। ये बिल्कुल सही बात है। तथा कारण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह भी हम लोग ऑलरेडी अपने हिस्ट्री का जो सेट चला रहे थे उसमें आप लोग ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड और थर्ड। सेकंड है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति के इच्छा पर वह डिपेंड करेगा कि आखिर वो किस अवधि तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। नेक्स्ट है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। यह बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वो सामूहिक रूप से पार्लियामेंट के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो चलिए 11th की हम लोग बात कर लें फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड है कि लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है भारत का महान्यायवादी। ये बात भी सही है। तथा थर्ड है कि लोकसभा में इसको बोलने की आज़ादी है। यह बात भी सही है। बट फोर्थ है कि लोकसभा में मतदान कर सकता है। यह बात गलत है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा में कभी भी वोटिंग नहीं दे सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़े 12th की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं ना, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तथा अगर उपसभापति की बात करें तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, अर्थात वे उस सदन के यानी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट था वो गलत था। वो मैं आप लोगों को सुधार कर बतला चुकी हूँ अभी जस्ट। यहाँ पर ये सही है। पॉइंट नंबर 2 है कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी केवल सेकंड। फर्स्ट गलत था और फर्स्ट को किस प्रकार से सुधारा जाए वो हम लोग आप लोगों को बतला चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड की अगर बात करें कि लोक लेखा की संसदीय समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती, बिल्कुल सही है। तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती, यह बात भी सही है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है लोक लेखा की संसदीय समिति, तो यह बात गलत है। अगर लोक लेखा की संसदीय समिति की बात करें तो इसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा के 7 सदस्य यानी कुल मिलाकर 22 सदस्य से गठित होती है। नेक्स्ट 14th है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आस्थानों का आरक्षण से रिलेटेड नहीं था। अगर हम लोग बात करें कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों के लिए आरक्षण दिए गए थे, तो ये 73 नहीं बल्कि 74वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया, जबकि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी फर्स्ट और थर्ड बोथ आर राइट। फर्स्ट है कि उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है, तथा थर्ड है कि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उनका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए, यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं।
तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 16th का वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब बैक कर कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। तो 17th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाद एवं उस वाद में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बेला बनर्जी वाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, इससे रिलेटेड नहीं है। अगर बेला बनर्जीवाद की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से रिलेटेड है। तो चलिए 19 की हम लोग बात कर लेते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पढ़िए 19 का यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे 19 के। आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, तो यह बात जो है वो गलत है। सेकंड है कि जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत ही छोड़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। अध्यक्ष तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं कर लिया जाता है। तो चलिए 21 है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ में। सेकंड है मेघालय तथा फोर्थ है त्रिपुरा। तो यहाँ नेक्स्ट आगे बढ़ रहे 22 की तरफ कि संविधान के आर्टिकल 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे 22 के। नेक्स्ट 23 है कि निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा क्षेत्रीय परिषद, ये सब संविधान की अगर बात करें संवैधानिक संस्थान नहीं है, संविधान में इसका निकाय वर्णन नहीं किया गया है। ये संविधान से हट कर ये सब विभाग को स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण तथा राज्यों के मुख्यमंत्री। तो चलिए 25 है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है इसे पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था, बिल्कुल गलत बात है। इसे 4 अगस्त 2011 को मंत्री बी नारायण शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थर्ड है कि इसे अस्थाई समिति को भेज दिया गया है, यह भी बात भी सही है। और फोर्थ पॉइंट है कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है लोकपाल विधेयक को, यह बात बिल्कुल सही है। तो चलो 26 है कि जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। मैं जूम कर रही हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ कि राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब के सब सही हैं। तो चलिए 28 है, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ, बतलाइए इसे पढ़कर कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा ये एक दूसरे की पुष्टि भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड,
ठीक है ना। यानी भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक को पुरस्थापित द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में जा सकता है भारतीय संविधान का संशोधन का विधेयक। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन के अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। यह बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का वर्णन है। ये बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पॉइंट है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल गलत बात। लोकसभा राज्यसभा जिसमें भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक ही पार्लियामेंट में तक किसी एक ही सभा में जाएगा। थर्ड है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बिल्कुल गलत बात है। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संविधान संशोधन विधेयक के अकॉर्डिंग नहीं, किसी साधारण विधेयक के पास आउट करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ना कि संविधान संशोधन के लिए। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट तो था और फोर्थ यहाँ पर है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 31 यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पढ़िए आप इसे। संविधान संशोधन है किस विषय वस्तु पर किया गया था, और 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए 32 है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा अवरोही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बंगाली, उसके बाद इस सीरीज में तेलुगु आ रहा, तब मराठी और लास्ट में तमिल। तो चलिए आगे बढ़ना 33 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए आप इसे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण, आप देख सकते हैं। पढ़िए आप इसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है तथा ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। नेक्स्ट है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन ने प्रावधान किया है। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब सही हैं। आप बैक कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति तथा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट 39 है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आप इसे देख सकते हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना तथा राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना। नेक्स्ट है कि संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड है कि राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की तथा राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इंक्लूड है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, आप इसे मिलाइए और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद की अगर बात करें तो राज्य 2019 की स्थिति के अकॉर्डिंग कहाँ है, तो असम में। मंडल प्रजा परिषद
आंध्र प्रदेश जनजातीय परिषद मेघालय तथा ग्राम पंचायतों का अभाव देखा जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट 43 आप यहाँ पर कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, क्योंकि संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। यहाँ पर भी कथन और कारण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए तो गलत है बट आर सही है। कथन गलत है, कारण सही है। कारण है कि संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग राज्य विषय में ही बना हुआ है। तो चलिए 45 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है भारत की महानगर योजना समिति तथा उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ कि निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गाजियाबाद नगर या कस्बा की बात करें तो इसके स्थानीय निकाय को नगर पालिका परिषद नहीं नगर निगम कहते हैं। नेक्स्ट 47 है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल 2 जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ। सेकंड है अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा तथा अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, बिल्कुल सही बात। तथा अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यह बात भी सही है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अकॉर्डिंग सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। नेक्स्ट 51 है कि संसार की मुख्य भाषाएं हैं, उपरोक्त में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी हिंदी। हिंदी की अगर बात करें तो वो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, इंग्लिश तथा फ्रेंच। तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वे हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, अरबी और रूसी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट यहाँ पर सही है कि रूस के पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली कहती हैं। अगर रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन की बात करें तो यह इसका अपर हाउस यानी ऊंचा सदन होता है, तथा रूसी संसद में अगर ड्यूमा की बात करें तो वह इसका लोअर हाउस यानी निचला सदन होता है। नेक्स्ट 53 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 53 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फ्रेंड 53 का जो करेक्ट आंसर है मेरा टंग स्लिप हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी प्रेस्लर संशोधन की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ता है। चकमा शरणार्थी की अगर बात करें तो बांग्लादेश। प्रिट्स कोइवा की अगर बात करते हैं कोयका की अगर बात करते हैं तो गोवारचोव। और 13 सितंबर 1993 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसराइल PLO समझौता से रिलेटेड है। तो चलिए 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट है कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं 55 का, आप इसे पढ़िए और 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आप बैक कर मिला सकती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबके सब सही हैं। नेक्स्ट 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य के नाम के परिवर्तन का जो अधिकार है ना वो पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट है कि संसद के अधिकारों में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों।
लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का महासचिव तथा राज्यसभा का अध्यक्ष। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 60 है कथन और कारण। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कथन तो सही है बट कारण गलत है। कथन है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का, बिल्कुल सही बात है। कारण है कि आर्टिकल 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान, बिल्कुल गलत बात है। अगर 352 की बात करें तो आर्टिकल 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किसी विशेष कंडीशन में राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। नेक्स्ट 61 है कि निम्नांकित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब के सब सही हैं 60 सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 63 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी ए तथा दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं 64 का ऑप्शन नंबर बी यानी दोनों सही है, बट ये एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। भारत में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है तथा भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अकॉर्डिंग कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 240 का 1 का गा की अगर बात करें तो पुदुचेरी से नहीं, दादर एवं नगर हवेली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकती है, बात बिल्कुल गलत है। तो चलिए 67 है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो चलिए 68 है कि भारत की रक्षा सेनाओं के कमीशन प्राप्त पदों यानी रैंकों का सही आरोही क्रम क्या होगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्लाइंग अफसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, एयर कमोडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल तथा एयर चीफ मार्शल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन डेलीगेशन के परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी सेकंड, थर्ड और 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 70 का डी। चलिए 71 की अगर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल किस राज्य से रिलेटेड है तो उसके बारे में बतलाना है। तो 371 की गा की अगर बात करें तो मेघालय नहीं, मणिपुर से रिलेटेड है। नेक्स्ट 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 18 नहीं 11 हैं। नेक्स्ट 73 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। फर्स्ट है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जाएगी तथा किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो चलिए 74 है कि मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट 75 है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट 76 है कि निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, यानी सब के सब, सूचना का पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता तथा लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। नेक्स्ट प्रश्न 77 की तरफ, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति। नेक्स्ट 78 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट और सेकंड, निर्वाचन तथा नागरिकता। नेक्स्ट है कि अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस बनाने की राज्यपाल की शक्ति से के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट 80 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को। इन शक्तियों का परिसीमन विधि के समक्ष समता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी थर्ड जो है वो सही नहीं है कि वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील यानी काउंसिल होता है। ये बात गलत है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 82 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर सब के सब सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए आप इसे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल सेकंड सही था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए आप इसे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी केवल सेकंड यहाँ पर सही आरटीआई के बारे में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल फर्स्ट, कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टनेस अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट, कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यानी केवल फर्स्ट, की मुद्रास्फीति श्रेणियों को लाभ पहुँचाती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ कि इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स योजना के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही हैं। फर्स्ट है कि यह योजना एसबीआई द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा यह योजना केवल प्रवासी भारतीयों के लिए थी, बिल्कुल सही बात है, बट थर्ड गलत है। थर्ड है कि इसकी परिपक्वता अवधि केवल 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष की थी। तो चलिए 91 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग 90 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कथन और कारण ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्न प्रश्नों में एक बयान के बाद 2 मान्यताएं दी गई हैं। बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना है कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। तो पढ़िए आप इसे, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिर्फ प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर 93 यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इस सर्व शिक्षा अभियान की अगर हम लोग बात करें तो वो 2001 में चलाया गया था। साक्षर भारत मिशन 2009 में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर बात करें तो 1987 में तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं।
उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट और थर्ड, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन तथा उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक एफडीआई आए तथा एफआईआई से अधिक निधि आए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ कि ट्रिप्स समझौते के अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स यानी रजिस्ट्रेशंस एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया। व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित अंतर है। पढ़िए आप इसे। और 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट व सेकेंड। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रंगराजन समिति बैंकिंग सेवा सुधार से नहीं भुगतान संतुलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 98 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ। सेकंड है कि संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई तथा सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 तो हो गया फ्रेंड। सॉरी फ्रेंड 98 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 98 के जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड है कि संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, इसके कारण यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए तथा सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट और थर्ड, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि व्यापारी छूट दर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? तो 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।